नमस्कार। एनालाइजर में आपका स्वागत है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अगले धाराओं पर बातचीत करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जो धारा 3 है, उस धारा 3 के अंतर्गत कुल उपधाराओं की अगर संख्या बोलें तो कुल उपधाराएं कितनी बताई थी मैंने? 6 बताई थी। पहला, दूसरा उपधारा, तीसरा उपधारा, चौथा उपधारा, पांचवा और इस तरीके से छठवां। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान दे करके इसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़े कंफ्यूजन वाले पॉइंट आपको देखने को मिल सकते। धारा 1 और उपधारा 1 और उपधारा 2 के विषय में बातचीत हो गई थी। हम बात करेंगे अब उपधारा 3 के विषय में, और उपधारा 3 के विषय में मैंने बताया था कि यह मूल्य से संबंधित है। उपधारा 4 जो है वह संबंधित है नियंत्रक से। कहाँ गया? थोड़ा सा आंख में दिख नहीं रहा है। उपधारा 4 जो है वह संबंधित है आपका नियंत्रक से। अब यह नियंत्रक क्या होता है उसके विषय में भी बात करेंगे। नियंत्रक मतलब इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं उसको कंट्रोलर समझ सकते हैं, कंट्रोलर। ठीक, स्पेलिंग गलत होगा तो उसको सही कर लीजिएगा। इंग्लिश में स्पेलिंग में बड़ा गड़बड़ी होता है मेरे से। उपधारा 5 जो कहता है वो कहता है कि आदेश कैसे दिया जाएगा, यानी आदेश देने का जो क्या बोलते हैं नेचर होगा, वो नेचर किस प्रकार का होगा अभी समझेंगे। उपधारा 6 जो कहता है वो केंद्र सरकार पर इसके शक्तियों पर नियंत्रण लगाता है। केंद्र सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए आदेश का नेचर क्या होगा, इस विषय में थोड़ा कंफ्यूजन मत रखिएगा। ठीक, इसमें जो पहले एक पढ़ाया था उपधारा 1 में, उपधारा 2 में कि आदेश किस किस प्रकार के हो सकते हैं वो अलग मैंने बताया, और इसमें जो चीज है वो बिल्कुल अलग है। ये आदेश के नेचर में ऑर्डर ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर क्या होगा इसके विषय में ऐसा नहीं कि ऐसा ही लिखा गया है। मैं आपको एक समझाने के लिए अलग से पॉइंट बना दिया हूं कि मेन इसमें क्या लिखा गया। हम बात करेंगे धारा 3 की उपधारा 3 से, जिसमें कि मूल्य के विषय में बात की गई है, यानी प्राइस के विषय में। और प्राइस के विषय में क्या बात की गई है उसको जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे। धारा 3 की उपधारा 3 जो कि मुख्य रूप से बताता है मूल्य को, और मूल्य को जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे, यानी पिछले वाले क्लास में। पिछले वाले क्लास में हमने एक पॉइंट पढ़ा था, धारा 2 की उपधारा कौन सी थी पता नहीं, थोड़ा भूल गया हूं। मेरे ख्याल से वो था 4 नंबर पॉइंट तो था, लेकिन एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल आसानी से समझेंगे। हाँ, धारा 2 की उपधारा 2 का 4 नंबर पॉइंट, धारा 2 की उपधारा 2 का खंड 4। अंग्रेजी माध्यम वाले इसको लिख सकते हैं ए बी मतलब क ख ग घ अंगा च, यानी ए बी सी डी ई एफ, यानी एफ नंबर पॉइंट जो होगा आपके उसमें भी लिखा होगा ना, इंग्लिश मीडियम वाला पीडीएफ मिला है उसमें। ठीक, तो 4 नंबर पॉइंट जो था वो कहता था, क्या कहता था, वो बताता था कि सरकार जो है वह किसी वस्तु को जिसका विक्रय किया जाना है, किसी वस्तु को जिसका विक्रय किया जाना है, उसका यदि कोई व्यक्ति स्टॉक रखता है, अपने पास रखता है, जैसे कोई उत्पादित करके स्टॉक रखा है, कोई बेचने के लिए रखा है, कोई खरीदने के लिए रखा है, जैसा भी रखा है, किसी भी प्रकार से जब स्टॉक रखा जाएगा
तो इस स्टॉक यानी क्या बोलते हैं, भंडारण, इस स्टॉक के कुछ भाग को यानी इसके अंश वाले भाग को, कुछ अंश को यानी कुछ पार्ट को, या संपूर्ण पार्ट, संपूर्ण भाग को कह सकती है कि जो भी स्टॉक है उसका पहला केस कहता है कि जो भी स्टॉक अभी वर्तमान में है, वर्तमान में जो स्टॉक रखा गया है उस वर्तमान में रखे गए स्टॉक के कुछ भाग या संपूर्ण भाग, ये तो समझ में आ रहा होगा अंग्रेजी माध्यम वालों को भी, कह सकती है जो भी स्टॉक है उस स्टॉक के कुछ भाग या संपूर्ण भाग के विषय में कहा जा सकता है केंद्र सरकार द्वारा कि यह भाग या तो तुम मुझे बेचोगे यानी केंद्र सरकार को बेचोगे, या तो राज्य सरकार को बेचोगे, या तो किसी निगम को बेचोगे, या हमने कोई अधिकारी या प्राधिकारी कोई ऑथराइज्ड पर्सन नियुक्त किया है उसे ही बेचोगे। यानी कुल मिला के आप अपना जो भी स्टॉक है उसको खुले बाजार में नहीं बेचेंगे, ओपन मार्केट में नहीं बेचेंगे। ठीक, दूसरा नंबर पॉइंट इसी में बताया गया था कि मान लेते हैं अभी कुछ सामान जो उत्पादित हो गया वो तो ठीक है, जो रखा हुआ है वो ठीक है, लेकिन यदि कुछ सामान, कुछ वस्तु, कुछ आवश्यक वस्तु वह भविष्य में उत्पादित करने वाला है, तो उस भविष्य में उत्पादन जो होगा या भविष्य में जो उसका स्टॉक रखने वाला व्यक्ति है, स्टॉक कौन रख सकता है, या तो कोई उत्पादित करने वाला, कोई क्रय विक्रय करने वाला, कोई उसका व्यापार करने वाला। अगर भविष्य में भी वो कोई उत्पादन करना चाहता है या करेगा तो उस अनुमानित उत्पादन का, अनुमानित प्रोडक्शन का या अनुमानित उत्पादन कहे या स्टॉक अगर कह देंगे तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये कोई भी रखेगा स्टॉक ही कहा जाएगा। उत्पादित करने वाला रख रहा है, प्रोडक्शन करने वाला रख रहा है तो भी स्टॉक कहा जाएगा। तो जो भी भविष्य में वो जितना उत्पादित कर सकता है उसका अनुमानित जो उत्पादन होगा उसका कुछ भाग या संपूर्ण भाग वो क्या करेगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसी निगम को या किसी विशेष व्यक्ति को जिसको इसके लिए अधिकृत ऑथराइज किया गया है उसे ही बेचेगा। यहां तक बात आपको पिछले वीडियो में ही मैं बता चुका। ठीक है, अब जब यहां से कुछ सामान जो था उस सामान को केंद्र सरकार ने खरीद लिया, केंद्र सरकार ने ले लिया, कौन कौन ले सकता है, या तो केंद्र सरकार खुद ले सकती है, केंद्र सरकार के अलावा केंद्र सरकार यदि कहे तो राज्य सरकार भी ले सकती है, या फिर कोई निगम जिसको कि ऑथराइज किया जाए केंद्र सरकार द्वारा कि तुम ले सकते हो वो ले सकती है, या फिर कोई अधिकृत व्यक्ति जिसको अधिकार दिया जाए केंद्र सरकार द्वारा। ऑथराइज व्यक्ति जिसको बोलेंगे अधिकृत व्यक्ति, यही सब ले सकते हैं, जिसको भी कर दिया जाए जैसा भी। तो जब केंद्र सरकार ने या उसके किसी नुमाइंदे ने उसके बिहाफ पर जिसने भी ये खरीदा होगा या फिर लिया होगा, तो लेने के बदले मैं मान लेते हैं मैं एक व्यक्ति हूं जो कि मैं मैगी का प्रोडक्शन करता हूं या फिर मैं सैनिटाइजर का उत्पादन करता हूं, तो सैनिटाइजर के उत्पादन में कुछ तो खर्च आया होगा और वो सारा सामान इन लोगों ने मुझसे ले लिया। अब की स्थिति में अब मैं क्या करूंगा, यानी इस सामान का कुछ न कुछ पैसा तो ये लोग देंगे ही देंगे, मुझे देंगे ना, फ्री में तो मैं दूंगा नहीं, मेरा उत्पादन में खर्च लगा है, या फिर मैंने स्टॉक करके रखा, मैंने मैगी का पैकेट लाया 10 रुपए में, 12 रुपए में बेचता हूं, हालांकि मुझे 12 रुपए मत दो लेकिन मेरा 10 रुपए जो खर्च है वो तो दोगे। तो वह केंद्र सरकार कैसे देगी, तो वह केंद्र सरकार देगी धारा 3 की उपधारा 3 के अंतर्गत। क्लियर होगा, वह केंद्र सरकार कैसे देगी या कोई भी कैसे देगा, धारा 3
की उपधारा 3 के अंतर्गत। क्लियर होगा यहां तक बात मेरे ख्याल से। अब हम आगे बात करते हैं। अब आगे बात थोड़ा स्पष्ट तेजी से बढ़ेगा। ठीक, चलिए यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब धारा 3 पढ़ते हैं। धारा 3 की उपधारा 3 स्पष्ट तौर पे अब उसी पर हमारा फोकस हुआ। धारा 3 की उपधारा 3। धारा 3 की उपधारा 3 के 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट्स कहता है इसी कीमत पर आधारित है, अर्थात धारा 2 की उपधारा 2 के खंड च के अनुसार यदि कोई वस्तु जो आवश्यक वस्तु है केंद्र सरकार लेती है, अधिग्रहित कर लेती है, या केंद्र सरकार का कोई नुमाइंदा अधिग्रहित कर लेता है, तब उसके मूल्य के विषय में 3 पॉइंट बताए गए हैं। और 3 पॉइंट कुछ इस तरीके से। पहला पॉइंट कहता है, जिसको कहेंगे हम क नंबर पॉइंट। आप अंग्रेजी मीडियम वाले हैं तो आप ए नंबर पॉइंट लिख सकते हैं। एक तरीका एक हो सकता है, आप सोच करके देखिए कि मैं एक चिप्स प्रोडक्शन करने वाला व्यक्ति हूं, चिप्स बनाता हूं मैं। ठीक, तो मैं चिप्स बनाऊंगा तो मुझे क्या जरूरत होगी? आलू की जरूरत होगी। आलू का चिप्स सामान्य तौर पर मैं बनाऊंगा, आलू की जरूरत होगी। आलू मुझे कहां से आएगा? तो मैं आलू लूंगा किसानों के पास से। किसान मुझे आलू बेचेंगे, किसान नंबर 1, किसान नंबर 2, किसान नंबर 3, ऐसे 3 जो व्यक्ति हैं जिनसे मैं आलू ले सकता हूं। ठीक, तो अगर इनसे मैं इन व्यक्तियों से आलू ले सकता हूं, तो अगर इनके पास आलू का प्रोडक्शन होगा, उस समय मार्केट में आलू का मूल्य जो होगा वो 25 रुपए किलो होगा। और मैं कहूंगा कि भाई मुझे तो महंगा पड़ेगा, जब आलू का चिप्स मैं बनाऊंगा तो 25 रुपए किलो तुमसे लूंगा तो मुझे काफी महंगा पड़ेगा। तुम मुझे 15 रुपए किलो में दो तो बात बनेगी। लेकिन किसान कहता है कि नहीं भाई, जब 15 रुपए किलो में क्यों देंगे हम 15 रुपए किलो में क्यों देंगे, जब मार्केट में 25 रुपए किलो मिल रहा है, तो मैं कहीं मार्केट में बेच दूंगा, तुम्हारे पास क्यों बेचूं? तो मैं एक चाल चलता हूं, एक व्यवस्था बनाता हूं। मैं क्या करता हूं, जब ये किसान आलू का बुआई करने वाला होता है, यानी जिस समय लगाने वाला होता है, उससे पहले ही मैं उस किसान से क्या कर लेता हूं? संपर्क कर लेता हूं। संपर्क करने के बाद मैं उससे एक एग्रीमेंट कर लेता हूं। एग्रीमेंट कर लेता हूं कि ठीक है, तुम एक काम करो कि तुम जितना भी आलू उत्पादित करो, उसका कुछ भाग मुझे कम मूल्य पर दोगे, और इसके लिए मैं तुम्हें कुछ पैसा दे देता हूं। कितना पैसा देता हूं? कुछ भी पैसा जो उसके आलू के उत्पादन, बुआई आदि के लिए खर्च होगा, वो पैसा मैं उसको दे दिया। और मैंने 2 शर्तें इसमें रखी कि अगर तुम्हें मार्केट में बेचना हो तो मार्केट में बेच सकते हो, लेकिन एक सर्टेन जो क्वांटिटी होगा, वो सर्टेन क्वांटिटी मैं तुमसे क्या करूंगा, अगर मेरी आवश्यकता होगी तो मैं खरीदूंगा, और अगर मेरी आवश्यकता नहीं होगी तो यह पैसा तुम अपने पास ही रखना। बुआई के समय जो पैसा मैंने दिया था वह पैसा तुम अपने पास रखना। 2025 में अगर मुझे जरूरत पड़ी तो तुम 2025 में देना, और नहीं तो फिर 2026 में जरूरत पड़ी तो 2026 में, नहीं पड़ा तो 2027 में देना, और 2027 में भी नहीं पड़ा तो 2028 में देना। तुम्हें मैं ये पैसा दे रहा हूं। अब की स्थिति में क्या हुआ, मैंने उस किसान से क्या कर लिया? एक एग्रीमेंट कर लिया कि अगर मेरी आवश्यकता होगी तो तुम्हें मुझे कम मूल्य पर, या फिर जिस मूल्य पर भी हमने एग्रीमेंट किया था, जिस 10 रुपए 15 रुपए जो भी होगा, उस मूल्य पर ही मुझे देना होगा। अन्यथा अगर मुझे जरूरत नहीं होगी तो तुम मुझे मत देना, तुम अपना मार्केट में बेचना। ठीक है, यह बात समझ में आ गई होगी। ठीक, इसी प्रकार से गवर्नमेंट भी विभिन्न कंपनियों से इसी प्रकार का सेम एग्रीमेंट करके रखती है कि अगर मुझे आवश्यकता होगी
तो तुम मुझे सामान देना, और अगर आवश्यकता नहीं होगी तो तुम खुले मार्केट में बेच देना। और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत गवर्नमेंट को आवश्यकता कब होगी? जब उस वस्तु की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, या फिर उस वस्तु की क्या बोलते हैं, उसका शॉर्टेज हो जाए मार्केट में, वस्तु ही कम हो जाए, तब सरकार को सप्लाई करने के लिए वस्तुओं की आवश्यकता होगी। तब अगर वैसी स्थिति में देखिए, पहले से इस चीज के लिए कोई एग्रीमेंट किया गया है, तब जो मूल्य होगा, धारा 3 का 3 किससे संबंधित है? मूल्य से संबंधित है। बहुत ध्यान से समझिएगा, पहले से कोई करार या एग्रीमेंट सरकार ने कर रखा है, तब उस करार के मूल्य के आधार पर पैसा दिया जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? पहले से, जैसे मैंने इस उदाहरण में किसान से एग्रीमेंट कर रखा था कि 2025 में आवश्यकता होगी तो 25 में देना, 26 में आवश्यकता होगी तो 26 में, 27 में, 28 में मेरा पैसा उसके पास कुछ रखा हुआ है। सामान्य तौर पर अगर कहीं कहीं ईंटा भट्टा का काम होता है, जानते हैं गांव में कच्चा भट्टा लगता है, तो जो बड़े बड़े लोग हैं जो पैसा नहीं दे सकते, लेकिन मतलब मजदूरी नहीं कर सकते, उसमें समय नहीं दे सकते, अपना खर्च नहीं कर सकते दिमाग, तो क्या करते हैं, जो ईंटा भट्टा के छोटे छोटे जो लगाने वाले होते हैं ना, उन ईंटा भट्टा वालों से संपर्क करते हैं कि तुम्हें मैं पैसा दे रहा हूं, तुम ठीक है 50,000 ईंटा का भट्टा लगा रहे हो, मुझे उसमें से 25,000 देना, और उसके बदले मैं तुम्हें पैसा दे देता हूं। सामने वाले को पैसे की जरूरत होती है, वो पैसा ले लेता है, जब उसका ईंटा बन के तैयार होता है तो किसान 25, जो भट्टा वाला होता है 25,000 उसको दे देता है, जो पैसा दिया रहता है। ठीक उसी प्रकार से सरकार भी करार या एग्रीमेंट करके रखती है कि अगर हमें किसी आवश्यक वस्तु की आवश्यकता पड़ जाए तो तुम मुझे दोगे, वो बड़ी बड़ी कंपनियां होगी। और इसीलिए इसमें लिखा है, देखिए आप पढ़ के देखिएगा, धारा 3 कहता है कि जहां कोई व्यक्ति किसी आवश्यक वस्तु का विक्रय उपधारा 2 के खंड च के प्रति निर्देश, उपधारा 2 के खंड च के प्रति निर्देश मतलब केंद्र सरकार ने कहा कि यह वस्तु तुम मुझे बेचोगे, चाहे किसी राज्य सरकार को या निगम या फिर अधिकृत व्यक्ति को बेचोगे, के लिए किए गए आदेश के अनुपालन में करता है, उसे ऐसी कीमत दी जाएगी जिसके पश्चात उपबंधित है, जो इसके पश्चात उपबंधित है। पहला कहता है क नंबर पॉइंट, जहां कीमत इस धारा के अधीन नियंत्रित कीमत है, यदि कोई हो संगत रहकर करार पाई सकती है या करार पाई गई कीमत, यानी पहले से एग्रीमेंट कर लिया गया था मूल्य के लिए, कीमत के लिए, तब ऐसी स्थिति में यही कीमत दी जाएगी। लेकिन कभी कभी स्थिति परिस्थिति ऐसी होगी कि यह कीमत किसी प्रकार से कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया, तब आता है ख यानी बी नंबर पॉइंट, और कहता है कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया है, जहां ऐसा कोई करार नहीं हो सकता, वहां नियंत्रित कीमत यदि कोई हो प्रति निर्देश में परिकलित कीमत, अर्थात दूसरा कहता है कि परिकलित मतलब अनुमानित, अनुमानित परिकलित कीमत दी जाएगी। समझे नहीं समझे? कहता है कि अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है गवर्नमेंट और जो सामान देने वाला है उसके बीच, तब की स्थिति में एक अनुमानित कीमत दी जाएगी। और अनुमानित कीमत कैसी होगी? नियंत्रित कीमत। नियंत्रित मतलब कि एक अगर मैं उदाहरण के थ्रू आपको बताना चाहूं तो नियंत्रित कीमत कहने का मतलब यह है कि मान लेते हैं एक मैगी है, उसका पैकेट बिक रहा है मार्केट में, अच्छा उसका जो है शॉर्टेज हो गया या फिर मूल्य वृद्धि जिस कारण से भी, 10 रुपए का मैगी है लेकिन 20 रुपए में बिक रहा है। ठीक, 10 रुपए का मैगी है लेकिन 20 रुपए में बिक रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में उसकी कालाबाजारी नहीं, उसका मूल्य बढ़ गया, किसी भी कारण से बढ़ गया हो, मैगी का उत्पादन कम हुआ हो, जो भी हुआ, मूल्य उसका बढ़ गया। लेकिन गवर्नमेंट ये पता लगाएगी कि इसका एक्चुअल मूल्य क्या था, वही एक्चुअल मूल्य जो है, एक्चुअल प्राइस जो है,
यही इसकी नियंत्रित कीमत कही जाएगी और इसी एक्चुअल प्राइस के हिसाब से उसे पैसा दे दिया जाएगा। क्लियर हो? लेकिन अगर मैं चलता हूं खंड ग में, तो खंड ग कहता है कि यदि पॉइंट नंबर क यानी कोई करार नहीं किया गया, सरकार के पास कोई अनुमानित कीमत का आंकड़ा भी नहीं है, यानी सरकार पहले मैगी का कोई रिकॉर्ड नहीं रखी है, सरकार के पास कोई अनुमानित कीमत का आंकड़ा नहीं है, तब उस क्षेत्र में, उस परिक्षेत्र में, परिक्षेत्र मतलब एरिया, एरिया, उस एरिया में जो भी उसका रेट होगा मैगी का, जैसे 20 रुपए है तो फिर 20 रुपए के हिसाब से ही पेमेंट कर दिया जाएगा। तीनों बातें समझ में आई? पहला केस कि करार किया गया हो, करार में पहले फिक्स हो जाएगा कितना रुपए में ही हम सामान तुमसे लेंगे। दूसरा, अगर करार नहीं किया गया है तो अनुमानित कीमत जो कि नियंत्रित रूप में होगी। लेकिन अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो गलती किसकी है? गवर्नमेंट की है कि उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। तब कहता है कि खंड क और खंड ख ही लागू होता है, मतलब दोनों लागू नहीं होता। वहां उस परिक्षेत्र में विक्रय की तारीख को अभिभावी बाजार दर पर परिकलित कीमत, यानी जिस दिन भी विक्रय होगा उस दिन बाजार में उसका क्या रेट था, उसी प्रकार उसी का वही कीमत दे दिया जाएगा। मतलब इसका जो वास्तविक जो मार्केट रेट होगा, एक तरीके से मैं लिख दूं तो मार्केट रेट जो होगा उसी मार्केट रेट के हिसाब से उसको भुगतान किया जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि क्या कहना चाहता था। ठीक, थोड़ा स्लो चलेंगे लेकिन चीजों को समझते हुए, जानते हुए चलना अति आवश्यक है, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी। देखिए उपधारा, एक ही उपधारा में मैंने लगभग 20-22 मिनट हो गए हैं, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि यह चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक, थोड़ा एक दो बार और वीडियो को देखिएगा, जो उदाहरण मैंने सेट किया है उससे अलग भी उदाहरण सेट करके देखिएगा और थोड़ा दिमाग में जोर डाल के देखिएगा, तो चीजें अपने आप याद भी हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। 3 पॉइंट्स मैंने बताया, इसमें तीनों पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे। पहला, अगर पहले से एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट वाला कीमत, अगर एग्रीमेंट नहीं है और गवर्नमेंट के पास डेटा है कि क्या अनुमानित कीमत है, क्या परिकलित कीमत है, यानी जो कि नियंत्रित कीमत होगी, यानी एक्चुअल में मैगी पहले किस रेट में बिक रहा था वो गवर्नमेंट के पास डेटा है तो उस रेट में करेगी। ठीक, और अगर डेटा नहीं है तब की स्थिति में मार्केट रेट में ही कर लिया जाएगा। तीनों बातें यहां तक क्लियर हैं? मेरे ख्याल से क्लियर है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर पॉइंट देखते हैं। सोच के देखिए, कहीं पे कोई गड़बड़ी होगी तो फिर सोचिएगा, बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि फिर से आपको बता सकूं। चलिए अब चलते हैं धारा 3 की उपधारा 3 के अंतर्गत क नंबर पॉइंट। मतलब अभी जो हमने देखा था वो देखा था क्या, धारा 3 की उपधारा 3 के अंतर्गत 3 पॉइंट दिए गए थे। अब यहां पे इसी के अंदर और भी चीजें जोड़ी गई हैं, तो इसलिए उसको इस प्रकार से लिखा गया है, धारा 3 की उपधारा 3 का क नंबर पॉइंट। ये क अलग है, वो क अलग है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ठीक है, ये क अलग है, ये क ख ग 3 अलग है। अब ये जो क लिख रहा हूं इस क से अलग है, इसको अगर मैं लिख सकता हूं तो इसको लिख दूं क का 1, पहला नंबर पॉइंट कहते हैं। ठीक, क के 1 के अंतर्गत बताया गया है कुछ और चीजें, और ये चीज जो ये वाला पॉइंट है यह बताता है गवर्नमेंट को, यानी सरकार के क्या बोलते हैं, तत्काल आवश्यकता, तत्काल
आवश्यकता हो, यानी सरकार के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, तुरंत ही कुछ व्यवस्था करनी है ऐसी स्थिति में। अब ऐसी स्थिति में कब की क्या की जाएगी? तो कहता है कि यदि केंद्रीय सरकार की यह राय है कि परिक्षेत्र में किन्हीं खाद्य पदार्थों की कीमतों में चढ़ाव को नियंत्रित करने या जमाखोरी को नियंत्रित करने के लिए कोई कार्य किया जा रहा है, तब कीमत किस आधार पर पेमेंट किया जाएगा। धारा 3 की उपधारा 3 मुख्य रूप से कीमत पर ही फोकस है। अब इसका कहता है कि इसके अंतर्गत पहला नंबर पॉइंट कहता है क्योंकि खाद्य पदार्थ की बात करता है, खाद्य पदार्थ की बात करता है, और खाद्य पदार्थ में दो बातें कहता है। पहला कहता है कि अत्यधिक कीमत बढ़ चुका है, अत्यधिक कीमत बढ़ चुका है, और दूसरा बात कहता है कि अत्यधिक कीमत के अलावा दूसरा बात कहता है कि उस खाद्य पदार्थ की जमाखोरी हो रही है, जमाखोरी हो रही, यानी उसको स्टोर करके कहीं रखा गया है। तब की स्थिति में सरकार क्या करेगी? सरकार जो धारा 2 की उपधारा 2 के 4 नंबर पॉइंट के अनुसार वस्तु को पहले उसके निर्माणकर्ता या स्टॉक करने वाले के पास से खरीद रही थी, प्रोडक्शन करने वाले के पास से खरीद रही थी, स्टॉक करने वाले के पास से खरीद रही थी। अब सरकार के पास इतना समय नहीं है कि वह उस वस्तु को अपने पास पहले खरीदे, ठीक है, क्योंकि जमाखोरी हो रही है, वस्तु की जमाखोरी हो रही है ऐसी स्थिति में, और कीमत बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जमाखोरी जैसे हो रहा है वैसे। तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगी? सरकार ये करेगी, केंद्र सरकार ये आदेश करेगी कि ये जो खाद्य पदार्थ जिसकी अत्यधिक कीमत वृद्धि हो रही है, इसको धारा 2 की उपधारा 2 के 6 नंबर पॉइंट के अंतर्गत जो तुम मुझे केंद्र को बेच रहे थे, राज्य को बेच रहे थे, किसी को भी बेच रहे थे, मेरे आदेश के अनुसार अब मुझे नहीं बेचोगे। अब तुम क्या करोगे? सीधे जो व्यक्ति हैं, जो इसका उपभोग करने वाले हैं, उनको बेच दोगे। बेच दोगे, बेच दोगे कहने का मतलब यह है कि तुम उन्हें निःशुल्क दे दोगे, जितना सामान तुम बेचोगे उसका हम तुम्हें मूल्य दे देंगे, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। देखिए ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को पढ़ता हूं फिर ध्यान से पढ़िएगा। चाहता तो मैं धारा 3 की उपधारा 3 को छोड़ देता, लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसे बहुत सारी चीजें आप छोड़ देंगे क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है, थोड़ा आप समझने में, एक एक पॉइंट याद करने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन अगर संपूर्ण तैयारी करनी है तो करनी है, ठीक है। नहीं तो चाहता तो मैं छोड़ देता, बस 1-2 पॉइंट बताता और निकल जाता, आपको पता भी नहीं चलता। पढ़िए ध्यान से देखिए, कहता है केंद्रीय सरकार की यह राय है कि परिक्षेत्र में किन्हीं खाद्य पदार्थों की कीमत में चढ़ाव को नियंत्रित करने या उसके जमाखोरी को निवारित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना निर्देश दे सकेगी कि 3 के किसी बात के होते हुए वह कीमत जिस पर परिक्षेत्र में खाद्य पदार्थ का विक्रय 2 के प्रति निर्देश किए गए आदेश के अनुपालन में किया जाए, उपधारा उपबंधों के विनियमित की जाएगी। इसके अंतर्गत बताया है कि कितने क्या क्या पॉइंट होंगे, यानी कहता है समझने की बात यह है कि केंद्र सरकार डायरेक्ट किसको आदेश दे रही है? जो स्टॉक करके सामान रखा है, जो उत्पादन करने वाला है, जिसके पास उत्पादित सामान है। और ऐसा अगर वह आदेश दे रही है तो केंद्र सरकार यह आदेश, केंद्र का आदेश किस प्रकार का होगा इसको भी समझ लेते हैं। केंद्र सरकार यदि कहती है कि तुम्हारे पास जो वस्तु है उसको सीधे व्यक्ति को दे देना है, बेचना नहीं है, व्यक्ति को देना है और उसका कीमत जो होगा वो सरकार देगा। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति को दे दिए, कैसे देंगे? फ्री में। और इसका पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट करेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां तो बात समझिए। तो केंद्र सरकार ऐसा अगर कोई आदेश देता है तो बाकायदा उसके लिए वह
दो तीन काम करेगा। पहला काम करेगा कि इसके लिए अधिसूचना निकालेगा, यानी एक जानकारी निकालेगा कि ऐसा आदेश हम पारित कर रहे हैं किसी क्षेत्र के लिए, अधिसूचना निकाला जाएगा। और इस अधिसूचना का प्रकाशन होगा, कहां प्रकाशन होगा, तो राजपत्र में, यानी अधिसूचना जो निकलेगी वह राजपत्र में ही निकलेगी, गजट में निकलेगी, राजपत्र में निकलेगी अधिसूचना। क्लियर है? अधिसूचना कहां निकलेगी? राजपत्र में। यहां तक समझ में आया? तो अगर ऐसा अधिसूचना कोई निकाला जाएगा तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसको समझने की कोशिश करिए, तब आपको चीजों को समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कोई स्टॉक करके रखा है, मान लेते हैं एक दुकान वाला है, दुकान वाला है, इस दुकान वाले के पास चावल है जो कि 1000 केजी है। ठीक, अब 1000 किलो चावल उसने स्टॉक करके रखा था अपने पास। जब तक सरकार कोई आदेश पारित न कर दे कि कोई व्यक्ति 1000 किलो या उस मतलब 500 किलो या 100 किलो, कोई भी निश्चित मात्रा हो, उससे अधिक चावल का भंडारण नहीं कर सकता, तब तक यह दुकानदार किसी प्रकार से कसूरवार तो नहीं है। सरकार ने आदेश जारी किया जमाखोरी को नियंत्रित करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुकान वाला चावल जो है वह 100 किलो या 200 किलो से अधिक नहीं इकट्ठा करके रख सकता, स्टॉक करके नहीं रख सकता। इसका मतलब ये 800 किलो चावल इसके पास बच गया। अब इसको बेचना है, तो सरकार चाहती है कि 800 किलो चावल तुम क्या करो, लोगों में बांट दो। और बांटने के लिए सरकार क्या करेगी जान रहे हैं? विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाएगी। हो सकता है उस दुकान में किसी एक आदमी को बैठा दे, अपने किसी ऑथराइज पर्सन को, कि तुम जाओ सही से बांट रहा है कि नहीं, कि वो अपने अपने लोगों को तो नहीं दे रहे। या फिर सरकार कहेगी कि यह चावल तुम एक काम करो, ये चावल जो है तो पीडीएस को दे दो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाकर के तुम्हारा पास का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा वहां जमा कर दो, और वहां का आदमी बांटेगा। ठीक, जो भी तरीका सरकार अपनाए वो सरकार का अपना निजी मामला है, कैसे अपनाए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी, नहीं तो यही समझ में नहीं आएगा क्या कहना चाह रहा है। तो केंद्र सरकार जब अधिसूचना निकालेगी तो इसके लिए राजपत्र में पूर्ण रूप से जानकारी देगी कि हम ये आदेश निकाल रहे हैं कि इस तरीके से चावल का वितरण या किसी वस्तु, आवश्यक वस्तु का वितरण किया जाना है। और इस अधिसूचना में एक विशेष बात होगा, जो होगा कारण, कि हम ऐसा अधिसूचना क्यों निकाल रहे हैं। तो उस कारण को जरूर वो बताएगी कि ऐसा अधिसूचना क्यों निकाला जा रहा है। ठीक, अब दूसरी बात कहता है, दूसरा नंबर पॉइंट, ऐसा कोई भी अधिसूचना निकाला जाएगा वह कम से कम 3 महीना के लिए तो होगा ही होगा, यानी 3 महीना से अधिक दिनों के लिए ही ऐसा अधिसूचना निकाला जा सकता है। यहां पे अगर लिखूं कि ऐसा अधिसूचना 3 माह से अधिक दिन के लिए निकाला जा सकता है। ठीक, 3 माह से अधिक दिन के लिए निकाला जा सकता है। ठीक, ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं सरकार के विषय में। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। धारा 3 की उपधारा 3 के खंड क के अंतर्गत पहला नंबर पॉइंट ये था, और ये है आपका दूसरा नंबर पॉइंट, इसी में बताया गया है। ये आपका दूसरा नंबर पॉइंट है, इसी में बताया है कि अधिसूचना कैसे निकलेगा। और ये 3 नंबर पॉइंट ये बताता है कि कम से कम 3 महीना के लिए या फिर 3 महीना से अधिक के लिए ही अधिसूचना निकाला जा सकता है। यहां तक बात क्लियर होगी, मेरे ख्याल से पूरी तरीके से क्लियर होगी। 3 नंबर पहला ये हुआ,
नहीं 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 नहीं, ये जो है क, एक 3 क के अंदर एक मिनट समझ में आना चाहिए। 3 क के अंदर पहला नंबर पॉइंट ये है और ये है दूसरा नंबर पॉइंट। ठीक, पहला नंबर पॉइंट ये है दूसरा नंबर पॉइंट। समझ में आएगा, बातें जो है वही हैं। 3 धारा 3 की उपधारा 3 का खंड क के अंतर्गत पहला पॉइंट कहता है कि अधिसूचना निकाला जाएगा राजपत्र में, उसमें कारण बताना आवश्यक है। और दूसरा नंबर पॉइंट कहता है कि कम से कम जो अधिसूचना निकाला जाएगा, यानी ऐसी कोई कार्यवाही की जाएगी कि खाद्य पदार्थ जिसे लोगों को दे दिया जाए, सरकार उसको न खरीदे, इसके लिए कम से कम 3 महीना से अधिक समय तक ये लागू होना चाहिए। उससे कम समय के लिए है तो ऐसा नहीं किया जा सकता। अब इसी में देखते हैं तीसरा नंबर पॉइंट, यानी पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 बताता है कि अगर ऐसी अधिसूचना निकाली जाती है, ऐसी अधिसूचना कब निकाली जा रही है? जमाखोरी या अत्यधिक मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए। तब धारा 3 की उपधारा 3 के क के अंतर्गत तीसरा नंबर पॉइंट है। 3 की उपधारा 3 के क के अंतर्गत तीसरा नंबर पॉइंट बताएगा। क्या बताएगा? कहता है कि यह बताता है कि अगर ऐसी अधिसूचना निकाली जाती है कि डायरेक्ट लोगों को सामान दे दिया जाए, तब उसकी कीमत किस प्रकार से दी जाएगी, और कीमत देने के लिए यहां पर भी कीमत कैसे दी जाएगी, और यहां पर भी कीमत देने के लिए 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट जिसको आप कहेंगे क, दूसरा पॉइंट जिसको आप कहेंगे ख, और तीसरा पॉइंट जिसको आप कहेंगे ग। ठीक, ये 3 पॉइंट दिए गए हैं कीमत के विषय में। ठीक, पहला तो हमने देखा धारा 3 के अंतर्गत 3 पॉइंट देखे, क ख ग, जिसमें हमने क्या समझा कि यदि कोई वस्तु सरकार ने ले ली है, धारा 2 की उपधारा 2 के 4 नंबर पॉइंट के अंतर्गत पूर्ण वस्तु, संपूर्ण वस्तु ले लिया या उसका आंशिक भाग ले लिया, भविष्य में उत्पादन होने वाला संपूर्ण भाग ले लिया, उसका आंशिक भाग ले लिया, तब की स्थिति में पेमेंट कैसे होगा? तो उसको हमने पहले देखा। कहां पे देखा था? यहां पे देखा था। करार होता है तो नियंत्रित कीमत या फिर मार्केट रेट। अब हम देखेंगे कि यदि कोई आदेश धारा 3 की उपधारा 3 के क नंबर पॉइंट के अंतर्गत की जाती है, क नंबर पॉइंट मतलब पहला क नंबर पॉइंट के अंतर्गत की जाती है, क का 1 है, उसके अंतर्गत की जाती है। कहता है कि अगर जमाखोरी और अत्यधिक मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार चाहती है कि ऐसी वस्तु सीधे लोगों को दे दिया जाए, तब की स्थिति में मूल्य की गणना कैसे की जाएगी, पैसा कैसे दिया जाएगा? किसको? जो सामान देने वाला है उसको तो पैसा देना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें पहला नंबर पॉइंट देखेंगे, वह कहता है, ध्यान से देखेंगे, पहला नंबर पॉइंट कहता है कि यहां पर भी अगर सरकार और उस जो देने वाला है, जो कंपनी है या कोई व्यक्ति है, उसके बीच कोई करार था, पहले से कोई करार था या कोई एग्रीमेंट था, इसी को एग्रीमेंट बोलते हैं ना, एग्रीमेंट था। अंग्रेजी हिंदी में लिख देता हूं, एग्रीमेंट था, तो वह उसी मूल्य के आधार पर उसको क्या किया जाएगा? पे किया जाएगा। एग्रीमेंट कैसे हो सकता है? सेम उसी प्रकार का हो सकता है जैसा कि हमने यहां पर देखा था कि सरकार मान लेते हैं किसी से एग्रीमेंट करके रखी है। अब अगर एग्रीमेंट में पहला केस तो यह था कि एग्रीमेंट करके रखी है तो सरकार खुद लेगी, जैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार जो लेता। अब दूसरा केस ये है कि सरकार कहती कि मैं खुद नहीं लूंगी, जाओ सरकार तुम लोगों को बांट दो। तब की स्थिति में अगर पहले से कोई करार कर रखा है, कोई एग्रीमेंट कर रखा है सरकार ने, तो उसके हिसाब से पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, बात क्लियर? दूसरा नंबर पॉइंट कहता है कि यहां पर यदि कोई करार, कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया है, तब की स्थिति में क्या होगा? तो तब की स्थिति में सेम ऐसा ही होगा, अनुमानित परिकलित नियंत्रित कीमत।
ठीक, अनुमानित यानी परिकलित, इसी को यहां पे लिखा है परिकलित नियंत्रित कीमत। कुल मिला के क्या होगा, इसमें सरकार के पास पहले से डेटा होगा कि चावल का एक्चुअल मूल्य पहले क्या था, ठीक, जो कि बढ़ा करके रेट बेचा जा रहा है, तो उस डेटा के हिसाब से सरकार एक रेट तय कर देगी और उसी रेट के हिसाब से, इस उदाहरण में अगर बोले तो चावल का, उसी रेट के हिसाब से फिर उसको भुगतान कर दिया जाएगा। अगर दोनों ही सरकार के पास नहीं है तब की स्थिति में ग नंबर पॉइंट काम आता है और कहता है कि जहां खंड क और खंड ख भी लागू नहीं होते तब की स्थिति में वहां अधिसूचना की तारीख की ठीक 3 माह पहले की औसत बाजार कीमत, यानी यह अधिसूचना सरकार ने निकाला, ठीक, अधिसूचना निकाला, कारण बताया, बोला कि राजपत्र में प्रकाशित कर दिया कि अब ऐसी इस प्रकार से दिया जाएगा। तो हमारे यहां पर केस में देखा था कि यहां पर क्या होगा, मार्केट रेट से दे दिया जाता था। अब यहां पर चूंकि ऐसा कोई अधिसूचना जो निकाला जा रहा है, वह क्यों निकाला जा रहा है, जमाखोरी को नियंत्रित करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में अगर उसको तीसरा नंबर पॉइंट कहूं तो तीसरा नंबर पॉइंट, जमाखोरी जब भी होगा तो रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उस रेट में सरकार पेमेंट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो जमाखोरी भी तो कर रहा है, तो उस रेट में सरकार पेमेंट नहीं करेगी। सरकार किस रेट में पेमेंट करेगी, तो जिस दिन भी अधिसूचना निकाला गया, जिस दिन भी अधिसूचना निकाला गया उस डेट से, अधिसूचना डेट से 3 महीने पहले जाएगी और 3 माह पहले देखेगी कि उस क्षेत्र में किसी भी वस्तु, जैसे अभी उदाहरण के में देखूं चावल की कीमत क्या थी, तो जाहिर सी बात है, मान लेता हूं ये रायपुर है, ठीक, रायपुर की इस क्षेत्र में चावल की अलग कीमत हो सकती है, इस क्षेत्र में अलग, इस क्षेत्र में अलग, इस क्षेत्र में अलग, इस क्षेत्र में अलग। तो जो भी कीमतें होंगी सेम ब्रांड या सेम प्रकार, सेम किस्म की चावल की, उस कीमत का औसत निकाल दिया जाएगा। तो उसी जो कीमत होगा, कीमत का औसत निकाल दिया जाएगा और उसी औसत के हिसाब से, औसत मूल्य के हिसाब से उसका भुगतान कर दिया जाएगा। क्लियर है? अब आपसे प्रश्न जब पूछेगा तो यही पूछेगा, ध्यान रखिएगा, ग नंबर पॉइंट से विशेष करके प्रश्न पूछेगा, क्योंकि यहां पे आप हो जाएंगे कंफ्यूज। क्या कंफ्यूज होंगे कि जब सरकार किसी वस्तु को लेगी तो मार्केट रेट के हिसाब से देगी पैसा, और सरकार यदि जमाखोरी को नियंत्रित करने के लिए या अत्यधिक मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार कहेगी कि तुम सीधे मार्केट में दे दो, सीधे मार्केट में बेच दो, तो यहां 2 पॉइंट तो सेम है, लेकिन तीसरा पॉइंट कहता है कि अधिसूचना की तिथि से 3 महीना पहले जाएंगे और उस 3 महीना पहले जाने के बाद जो भी वस्तु का औसत कीमत होगा उस क्षेत्र में, उसका पूरा जानकारी लेंगे और उस जानकारी के अनुसार औसत मूल्य दे दिया जाएगा। एवरेज जो वैल्यू होगा, एवरेज जो प्राइस होगा, वही दिया जाएगा। मेरे ख्याल से यहां तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, ठीक। अब अगला नंबर पॉइंट कहता है, इसी में देखिए 4 नंबर पॉइंट कहता है कि जो धारा, मतलब ये वाला जो ग नंबर पॉइंट है, इस ग नंबर पॉइंट पर फोकस करता है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट मतलब ये धारा 3 की उपधारा 3 का क का चौथा, ये फोकस करता है इस बिंदु पर, ग नंबर पॉइंट को बताने की, स्पष्ट करने की कोशिश करता है और कहता है कि ग के प्रयोजन से, यानी उसमें जो औसत कीमत निकालना है उसके प्रयोजन से औसत बाजार दर का अवधारणा इस निमित्त केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकारी द्वारा उस क्षेत्र में आंकड़ा उपलब्ध करा करके किया जाएगा। तो कुल मिला के इसका जो निर्धारण होगा, इसके लिए क्या करेगी,
केंद्र सरकार क्या करेगी, एक अधिकारी नियुक्त करेगी और ये अधिकारी क्या करेगा, कुल मिला के सर्वे करेगा क्षेत्र का और सर्वे करके बताएगा कि औसत कीमत क्या थी, औसत कीमत क्या थी। क्लियर होगा। तो चौथे नंबर पॉइंट तक हमने बात समझ ली है। अब फिर से समझने की कोशिश करते हैं। यहां तक बात आ गई है। धारा 3 की उपधारा 3 के क नंबर पॉइंट में हमने 4 पॉइंट पढ़े। ठीक, 4 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट तो हमने पढ़ा क्या, धारा 3 की उपधारा 3 में हमने पढ़ा पहला ही पॉइंट कि जब सरकार ने वस्तु ले ली थी तब की स्थिति में। फिर हमने पढ़ा कि यदि सरकार कालाबाजारी, जमाखोरी और अत्यधिक वृद्धि को नियंत्रित करना चाह रही है, तब के अंतर्गत हमने 3-4 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट पढ़ा कि इसके लिए अधिसूचना निकालेगी, राजपत्र में कारण बताएगी, कम से कम 3 महीना या 3 महीना से अधिक समय के लिए ही लागू होगा, कालाबाजारी वाला ये नियम है। और तीसरा पॉइंट पढ़ा कि इसमें मूल्य किस हिसाब से दिया जाएगा। और चौथा पॉइंट पढ़ा कि ये जो औसत मूल्य वाली बात है, ये औसत मूल्य कैसे निर्धारित करेगी सरकार। तो केंद्र सरकार इसके लिए एक अधिकारी नियुक्त करेगी और वो सर्वे करके इसका कीमत निर्धारित कर देगा। सब कुछ एक कहानी की तरह है। कुछ भी आपको कंफ्यूज में मतलब कंफ्यूज नहीं होना चाहेंगे तो नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। चल अब अगला नंबर पॉइंट पढ़ते हैं जो कि है धारा 3 की उपधारा 3 के अंतर्गत ख नंबर पॉइंट। अभी तक हमने क पढ़ा था, क में ही 4 सब पॉइंट्स पढ़ लिए, तो अब ख खंड पढ़ें। ख खंड कुछ विशेष बातें कहता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए पहले इसको पढ़ देता हूं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा, फिर मैं बता दूंगा। कहता है कि 2 च के प्रति निर्देश किए गए आदेश द्वारा व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह सरकार ऐसी अभिकर्ता एजेंट किसी को सामान बेच दे। यदि अधिसूचना निकाली गई थी, अधिसूचना निकाली गई प्रवृत्त नहीं है, तो व्यक्ति को धारा 3 के प्रतिकूल बात होते हुए भी सरकार निर्दिष्ट खाद्यान्न देगी। ठीक, फिर से ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। धारा 2 के खंड च के प्रति निर्देश किए गए किसी आदेश द्वारा किसी व्यक्ति से अपेक्षा की गई है कि वह केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या ऐसी सरकार को कि किसी अधिकारी या अभिकर्ता को अथवा ऐसी सरकार के स्वामित्वाधीन नियंत्रित किसी निगम को किसी ऐसी श्रेणी के किस्म के खाद्यान्न, तिलहन, खाद्य तेलों का विक्रय करे जिसमें 2 क के अधीन कोई अधिसूचना निकाली गई थी। 2 क क्या था, जमाखोरी। ठीक, 2 क के अधीन कोई अधिसूचना निकाली गई थी जो अब प्रवृत्त नहीं है, तो प्रतिकूल बात के होते हुए भी किस रेट पर दिया जाएगा। ठीक, धारा 3 का खंड ख, धारा 3 की उपधारा 3 के खंड ख में बताया गया है कि पहली बात तो बताता है कि यह जो खंड है वो खाद्यान्न, खाद्य, तिलहन और तेल के विषय में बात करता है। किस किस विषय में, पहला तो बात करता है खाद्यान्न के विषय में, दूसरा बात करता है खाद्य तिलहन के विषय में, और तीसरा बात करता है तेल के विषय में, जिसको आप बोल सकते हैं खाद्य तेल। इसी 3 विषय में बात करता है और कहता है कि ऐसी अधिसूचना यदि इन सब चीजों के लिए निकाली गई थी, किसके अनुसार, धारा 3 के खंड क के अनुसार। धारा 3 और खंड क के अनुसार अधिसूचना कब निकाली जाएगी, जब जमाखोरी वाली बात आएगी। जमाखोरी वाली बात आएगी तभी ऐसी अधिसूचना निकाली जाएगी, अन्यथा ऐसी अधिसूचना नहीं निकाली जाएगी। तो जमाखोरी को लेकर के कोई अधिसूचना मान लेते हैं सरकार ने निकाला, जो कि खाद्यान्न, खाद्य तिलहन और तेल के विषय में था।
पहले निकाल दिया, अब वर्तमान में लागू नहीं है। यदि अधिसूचना निकाली गई थी लेकिन वर्तमान में लागू नहीं है, यानी मान लेते हैं 4 महीना के लिए निकाली गई थी, 4 महीना खत्म हो गया, वर्तमान में, अरे यार, वर्तमान में लागू नहीं, ठीक। अधिसूचना पहले निकाली गई थी लेकिन वर्तमान में लागू नहीं। अब ऐसी अधिसूचना निकालने के बाद किसी ने वस्तुओं को बेचा लेकिन सरकार ने उसका भुगतान उस समय नहीं कराया, इसका मतलब यह है कि ऐसी अधिसूचना निकाली गई थी और व्यक्ति ने अपना सामान बेच दिया या फिर सरकार के कहने पर किसी को दे दिया। कुल मिला के जमाखोरी के विधान में या जमाखोरी के को प्रकाश में रखकर जमाखोरी को ध्यान में रखकर, जमाखोरी पर ध्यान देते हुए अगर कोई अधिसूचना निकाली जाएगी तब क्या होगा, तब आवश्यक रूप से वस्तु जो होगी सरकार नहीं खरीदेगी। सरकार क्या करेगी, बोलेगी कि तुम सीधे व्यक्तियों को दे दो। अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति, कोई दुकानदार है, वह दुकानदार अपना सामान उस अधिसूचना जो पहले निकाली गई थी उसी के आधार पर दे देता है, ठीक। उसी के आधार पर वह अधिसूचना, मतलब वो सामान अपना दे देता है, लेकिन सरकार ने उसका भुगतान अभी तक नहीं किया है, यानी उस अधिसूचना की तिथि खत्म हो चुकी है, लागू नहीं है अब वर्तमान में, लेकिन पहले लागू थी। तब की स्थिति में सरकार किस प्रकार से पैसे का भुगतान करेगी उसके विषय में बात की गई है। अगर वस्तु खाद्यान्न, खाद्य तिलहन या तेल से संबंधित है तब पहला केस तो होगा, वह होगा, कहता है कि पहला केस होगा कि यदि सरकार ने ऐसी वस्तुओं के विषय में पहले से कोई घोषित कीमत रखी है, यानी पहले से, जैसे घोषित कीमत मतलब कोई एमएसपी ही रखा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही रखा है, तो उसी के हिसाब से उसको पैसा दिया जाएगा। ध्यान रखेंगे जब ये स्थिति थी, जब यहां पर ये स्थिति थी, जब काला बाजारी के लिए पैसा दिया गया तो यहां पर ये सब चीजें तो उसी समय अगर जानकारी में आती तो उस समय सब कुछ कर लिया गया था, लेकिन अब समय बीत चुका है, ठीक, समय बीत चुका है। सरकार ने उस समय सामान तो बेचवा दिया लेकिन सामान का मूल्य अभी तक उस दुकानदार को नहीं दिया है। तब की स्थिति में हम इस पेज में आएंगे और कहता है कि पहले से कोई घोषित कीमत था, जैसे कोई एमएसपी रहा हो तो उसी के अनुसार पेमेंट कर दिया जाएगा। दूसरा नंबर कहता है कि फसल की साधारण संभावना का, साधारण संभावना मतलब भविष्य में उत्पादन करके देगा तो भविष्य की कीमत, मतलब यदि सरकार ने कहा कि भविष्य में भी, यानी जैसे अभी पहला केस बोला कि 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद या 5 महीने के बाद कोई तुम्हें सामान देना है, वो भी तो बोल सकती है ना सरकार। ऐसा तो नहीं है कि ये तत्काल दे दिया तो ठीक है, लेकिन भविष्य में अगर किसी को बोले कि तुमको चावल उत्पादन करके लोगों में बांटना है, ये करना वो करना, तो ऐसा, तो भविष्य में अगर भविष्य में कोई सामान लेना है, किसको, वस्तु लेना है किसको, सरकार को। वस्तु सरकार ले चाहे लोगों को दे, तो लोगों को देने के लिए बोलती है, तब भविष्य में उसका अनुमानित मूल्य क्या होगा उसके हिसाब से उसको भुगतान किया जाएगा। तीसरा नंबर पॉइंट कहता है कि ऐसा मूल्य दिया जाएगा जिस मूल्य पर सभी जो दुर्बल लोग हैं, यानी जो कमजोर आय वर्ग के लोग हैं, सभी मतलब कमजोर आय वर्ग, सभी लोग, कमजोर आय वर्ग के लोग भी इसको खरीद सकें, वैसा मूल्य सरकार तय करेगी। अब सरकार के ऊपर है कितना को मानती है कि सब लोग खरीद लेंगे।
उस रेट पर दिया जाएगा। और चौथा नंबर पॉइंट कहता है कि यदि कृषि मूल्य आयोग, यही कृषि मूल्य आयोग जो है यही एमएसपी के लिए सिफारिश करती है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा है इसका, लेकिन इसको एग्रीकल्चर मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट, एग्रीकल्चर कॉस्ट कमीशन शायद बोलते हैं, एसीसी। आप लोग अंग्रेजी मीडियम वाले इसको ध्यान दे सकते हैं। तो इस आधार पर मूल्य दिया जाएगा कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब अगला नंबर पॉइंट देखते हैं। अब अगला नंबर पॉइंट है जो वह है धारा 3 की उपधारा 3 का खंड ग। खंड ग के अंतर्गत मुख्य रूप से जो फोकस है वह है चीनी, शुगर। और मैं ये सोच रहा हूं कि इसको मैं अगले क्लास में ले लेता हूं, क्योंकि अभी ही 56 मिनट हो चुका है और बहुत सारी चीजें हौच पौच होंगी तो आपको कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए मैं एक काम करता हूं कि इसको एक अगले क्लास में ले लेता हूं ताकि आपका दिमाग थोड़ा एकदम क्लीन रहे, तो आप इसको समझ भी पाए। ठीक, आज के प्रश्न को, आज का जो वीडियो है अभी का, उसको एक रिवाइज मार लेते हैं, रिवाइज समझ लेते हैं। आज के वीडियो में हमने देखा धारा 3 के अंतर्गत हमने उपधारा 3 पर मुख्य रूप से बात की। उपधारा 3 जो कि मूल्य से संबंधित है। आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, चीजों को याद कराने की कोशिश करता हूं, आपको याद होता है कि नहीं। कर लिया आंख बंद? अब जादू देखने की कोशिश कर, या जादूगर दिखा दे जादू। उधर क्या, उधर क्या, मुट्ठी खोल ऐसा बोलते हैं ना जादूगर लोग, ऐसे बोलो 2 बना दूं, हाँ बना दे। अब 3 बोलता है 3 बना दूं, हाँ बना दे। ऐसे ही आंख बंद करिए, चलिए जादू दिखाता हूं। हमने आज पढ़ा धारा 3 की उपधारा 3 किससे संबंधित है? मूल्य से संबंधित है। धारा 3 की उपधारा 3 के अंतर्गत हमने पढ़ा पहला नंबर पॉइंट कि अगर कोई वस्तु धारा 2 की उपधारा 2 के 4 नंबर पॉइंट के अंतर्गत सरकार लेती है, तब की स्थिति में सरकार किस हिसाब से पेमेंट करेगी उन्हें, जो वस्तु देने वाला है। तो पहला नंबर पॉइंट हमने देखा कि पहले से कोई एग्रीमेंट है उसी हिसाब से कर दिया जाएगा। दूसरा नंबर पॉइंट हमने देखा कि एग्रीमेंट तो नहीं है, लेकिन सरकार को पता है कि इसकी नियंत्रित कीमत क्या है, यानी एक्चुअल इसका मूल्य क्या था। वो भी बढ़ा के बेच रहे हूं अलग बात है, या फिर बढ़ा के बेच रहे थे वो अलग बात है। तो जो एक्चुअल कीमत था उसी कीमत पर बेच दिया, पैसा दिया जाएगा, अनुमानित जो नियंत्रित कीमत होगा। अगर तीनों नहीं है तो फिर मार्केट रेट पर कर दिया जाएगा पेमेंट। पूछा जाएगा आपसे सरकार मतलब धारा 2 की उपधारा 2 के 6 नंबर के अंतर्गत कोई कार्यवाही होगी तो उसके मूल्य का भुगतान कैसे किया जाएगा। तो आपके पास 2, 3, 4 ऑप्शन दे देगा कूट वाला, और कूट वाले से आप फंसेंगे नहीं, ध्यान रखना है, फंसना नहीं। फिर अगला बात कहता है धारा 3 की उपधारा 3 का खंड क। खंड का मुख्य रूप से क्या बात करता है? जमाखोरी पर बात करता है, अत्यधिक मूल्य की वृद्धि पर बात करता है। जब खाद्य पदार्थों की जमाखोरी और अत्यधिक मूल्य वृद्धि की बात आएगी तो सरकार क्या करेगी? बोलेगी कि हमको नहीं, मत दो तुम, धारा 2 का खंड 2 के 6 के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तुमको हमको सामान बेचने की जरूरत नहीं है। हमने एक लिमिट रखा दिया कि तुमको ये स्टॉक रखना है और बाकी सामान तुम क्या करोगे? मार्केट में दोगे, और उसके लिए सरकार जो भी व्यवस्था करे, लोगों को बैठाए, जैसा करे, अपने अधिकारी को बैठा दे, जैसा करे वो कर देगी, और वह लोगों को ही सामान दे देगा। और ऐसा अगर देने की बात आती है तो सरकार कैसे कैसे कर सकती है? पहला बात तो राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगी और बोलेगी कि ये भैया, इसके कारण बताएगी, और वैसी अधिसूचना कम से कम 3 महीना के लिए तो होना ही चाहिए, यानी मिनिमम 3 महीना, 3 महीना से ज्यादा हो नहीं, 90, 92, 95 दिन, 4 महीना, 8 महीना, जो भी। ठीक,
मतलब इतने दिनों तक सरकार कहेगी कि दूसरे को तुम बेचो, दो फ्री में। अब इसी में तीसरा नंबर पॉइंट है कि जब ऐसा काला बाजारी मतलब जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार ऐसा कदम उठाएगी तो सरकार को पैसा तो देना ही पड़ेगा जिसका सामान था उसको। तो किस आधार पे देगी? तो तीन आधार यहां पर भी है। पहले से एग्रीमेंट था तो, दूसरा कहता है कि अनुमानित कीमत, नियंत्रित कीमत, यानी सरकार पहले से आंकड़ा है सरकार के पास कि पुराना कीमत क्या था, या फिर अनुमानित कीमत, नियंत्रित कीमत क्या था। और अगर ये दोनों आंकड़े, दोनों चीजें नहीं हो पाती हैं, तब सरकार तीसरे पर जाएगी। तीसरा क्या होगा कि जो भी अधिसूचना का तिथि होगा, अधिसूचना का तिथि जिस तिथि पर सरकार ने कहा कि अब तुम्हें इस वस्तु को बेचना है लोगों को, उस तिथि से 3 महीना पहले जाना है और उस क्षेत्र में जो भी औसत कीमत होगी उस वस्तु की, उसी कीमत पर भुगतान करेगी। अब ये औसत कीमत का निर्धारण कौन करेगा? तो केंद्र सरकार करेगी, लेकिन खुद नहीं करेगी, उसके लिए एक अधिकारी नियुक्त कर देगी और वो अधिकारी जाएगा और सर्वे करेगा और कीमत का निर्धारण कर देगा। ठीक। तीसरा नंबर जो खंड धारा 3 का उपधारा 3 के ख पॉइंट के अंतर्गत कहता है कि यदि कोई अधिसूचना जमाखोरी को लेकर के पहले निकाली गई है, जो कि अभी वर्तमान में लागू नहीं है, मतलब वर्तमान में उसका समय खत्म हो चुका है, या फिर भविष्य के लिए लागू, भविष्य के लिए बनाया गया है लेकिन वर्तमान में वो कार्य पर नहीं है। जैसे कि सरकार ने आज निकाला कि 4 महीना बाद किसी व्यक्ति को सामान बेचना है अपने क्षेत्र में, जमाखोरी की उसको आशंका लगती है कि भविष्य में रेट बढ़ जाएगा, वैसी अधिसूचना सरकार ने निकाल दिया कि 4 महीने बाद। तो 4 महीना बाद अगर हो या फिर पहले निकाला गया था, वर्तमान में कुल मिला के अभी लागू नहीं है, या तो पहले निकाला गया था अभी लागू नहीं है, या तो भविष्य में निकालने वाली है लेकिन अभी लागू नहीं, तब की स्थिति में सरकार 4-5 तरीके हैं जिसके हिसाब से सरकार उस वस्तु का पैसा देगी। पहला कि यदि कोई एमएसपी यानी पहले से कोई कीमत घोषित है, सरकार ने घोषित कर रखा है, तब की स्थिति में। दूसरा, भविष्य में उसका क्या रेट होगा, उसके उत्पादन करने का कॉस्ट क्या आएगा, उसके इस तरीके से। और तीसरा, जो कमजोर वर्ग हैं वो कमजोर वर्ग उस वस्तु को खरीद सके, वो रेट होगा। और चौथा, अगर कृषि मूल्य आयोग ने कोई रेट घोषित किया है तो वो रेट होगा। क्लियर होगा? यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे धारा 3 की उपधारा 3 के अंतर्गत ग नंबर पॉइंट। अगर मैं चाहता तो इस आधार पर भी धीरे धीरे पढ़ा सकता था, लेकिन अब ये चीजें थोड़ी सी क्लियर आपको हो रही होंगी क्योंकि धारा 3 ही इस अधिनियम में मेन है। अब इसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे दवाइयां डाइजेस्ट करनी है ना, क्योंकि धारा 3 डाइजेस्ट करना ही पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आपको लग रहा होगा कि समझने में कोई गड़बड़ी हो रही है तो आप मेरे को जरूर मैसेज करिएगा भाई, व्हाट्सएप में मैसेज करके बताइएगा धारा 3 में कहां कहां पे कोई समस्या है। अगर वह समस्या है तो वह समस्या मैं दूर करूंगा। मैंने पहले भी कहा है कि हमारा जो टारगेट है वो 100% सिलेक्शन का है। ठीक, तो इस 100% सिलेक्शन पे मैं फोकस रहूंगा और यदि कोई गड़बड़ी आपको लगती है तो उस गड़बड़ी के विषय में आप बताइएगा कि मेरे को यहां पे समझ में नहीं आया, वहां पे समझ में नहीं आया। एक एक धारा, एक एक उपधारा पर बात कर सकते हैं आप मुझसे और उस उपधारा को मैं डिटेल में आपको फिर से बता दूंगा अगले वीडियो में। तो जो समझ में नहीं आ रहा है उसको जरूर बताइए। नमस्कार, जय हिंद।